हाँ 2.47, इसका तो पूरा हिंट दिया था मैं। क्या क्या आंसर आया बताते जाओ। पहला फ्रीक्वेंसी कितना आ रहा था? 4.87। हाँ फ्रीक्वेंसी इसका आएगा, एमिशन फ्रीक्वेंसी आएगा 4.87 इंटू 10 to the power 14 पर सेकेंड या हर्ट्ज। और वो कैसे निकाले थे अपन? अपना फॉर्मूला था हमारे पास, वेवलेंथ दी हुई है तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा। इससे निकल जाएगा लैम्डा इज इक्वल्स टू सी बाय नू। ठीक है ओके। सेकंड पार्ट था डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ये भी इजी था, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। क्या है आंसर इसका? 9 इंटू 10 to the power 9 मीटर्स डिस्टेंस बोल रहा है। देखिए देखो 30 सेकेंड पूछ रहा है, आपका कैलकुलेशन भी ज्यादा है नहीं इसमें। 30 को मल्टीप्लाई करना है किससे? 3 इंटू 10 to the power 8 से बस। तो 3 3 9 हो गया, और सारा 10 का पावर कितना हो गया? 10 to the power 9 हो गया। ठीक है ओके। फिर इसका थर्ड पार्ट क्या था? एनर्जी निकालना था एक क्वांटम की। तो एनर्जी का फॉर्मूला भी मैंने बता दिया था, E इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा या E इज इक्वल्स टू एच न्यू, दोनों यूज कर सकते हैं। आपके पास लैम्डा भी है, आपके पास न्यू भी आपने निकाल लिया है। इसका क्या आंसर आ रहा है एनर्जी का? 3.23 इंटू 10 to the power -19 जूल। ठीक है। या फिर इसमें जैसे दिया है वो है 32.27 इंटू 10 to the power -20 जूल। ठीक है, दोनों करेक्ट है ना। एंड लास्ट था 2 जूल एनर्जी बनाने के लिए कितने क्वांटम लगेंगे? जब एक क्वांटम का एनर्जी इतना है, ये बहुत कम है ना, 1 जूल से बहुत छोटा है ये। 1 जूल के सामने तो बहुत छोटा नंबर है ना ये। तो ये एक क्वांटम का एनर्जी है, ऐसे कितने क्वांटम लगेंगे कि मिला के एनर्जी 2 जूल हो जाए? तो कैसे निकालोगे? E इज इक्वल्स टू एच न्यू तो आप निकाल चुके हो, एन एच न्यू करना है बस। तो एन निकालना है। इफ यू नो द एनर्जी ऑफ वन क्वांटा एंड इफ यू नो द टोटल एनर्जी, तो कितने क्वांटा मिलके वो टोटल एनर्जी बना निकाल सकते हैं? एन इज इक्वल्स टू ई अपॉन एच न्यू। तो आपकी एनर्जी कितनी निकालनी आपको चाहिए? 2 जूल। और एक पैकेट का एनर्जी कितना है? 3.23 इंटू 10 to the power -19। तो टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स आ जाएंगे, ये आ रहा है आपका 6.2 इंटू 10 to the power 18। इसका कोई यूनिट नहीं होगा, ये नंबर है। इतने पैकेट्स जब एब्जॉर्ब करेगा तब जाकर टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब कितनी हो जाएगी? 2 जूल। सुन रहे हैं क्या? एक पैकेट की एनर्जी इतनी है, कितने पैकेट एब्जॉर्ब करने पर टोटल एनर्जी 2 जूल हो जाएगी, ये क्वेश्चन है। तो वो आप निकाल लिए ये। तो इसका कोई यूनिट मत लिख देना, जूल वूल मत लिख देना, यूनिट। इतना जूल एनर्जी, कितनी एनर्जी हो जाएगी ये? समझ रहे हैं? ये एनर्जी नहीं है, ये पैकेट्स हैं। इतने पैकेट्स मिला करके 2 जूल एनर्जी बनाने वाले हैं। ठीक है ओके। उसके बाद क्या था एक क्वेश्चन और, ये वाला भी था ना। इसका क्या आंसर आया? लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। हाँ आंसर क्या है? 59 332 इंटू 10 to the power -12। तो उसको पीको में कन्वर्ट करो ना, ये क्या हो जाएगा? पीकोमीटर। 332 पीकोमीटर, ये उसकी वेवलेंथ हो जाएगी। कुछ और आंसर आ रहा है क्या? चलेगा। तो वो आ रहा होगा 3.32 एंगस्ट्रॉम, वो भी चलेगा। कोई नैनो वाला भी है क्या? तो नैनो में भी कर सकते हैं इसको। ठीक है चलो, नैनो के लिए एक और पीछे लेके चले आना। ठीक है, तो वो नैनो हो जाएगा। हाँ ठीक है। उसके बाद फिर ये हमें करना है ना, ये 60 तो नहीं दिया था ना होमवर्क। चलो ये क्वेश्चन देखो, फिर आते हैं बाकी दोनों होमवर्क क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 60 पढ़िए। ये भी होमवर्क दे देना चाहिए था क्या? देखो एक बार क्या है। द वेलोसिटी एसोसिएटेड विद द प्रोटॉन मूविंग इन अ पोटेंशियल डिफरेंस 1000 वोल्ट इज इतना। इफ द हॉकी बॉल ऑफ मास इतना इज मूविंग विद दिस वेलोसिटी, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ एसोसिएटेड विद दिस वेलोसिटी। ये तो ऐसे ही दिया है कंफ्यूज करने के लिए, 1000 वोल्ट का कोई काम ही नहीं है। वो क्या लिखा है कि जब एक प्रोटॉन को 1000 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया जा रहा है, तो वो इस स्पीड से भाग रहा है प्रोटॉन। अगर इसी स्पीड से एक हॉकी बॉल भागे तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी?
देखो मास में डिफरेंस है ना, प्रोटॉन का मास और इस हॉकी बॉल के मास में बहुत डिफरेंस है। प्रोटॉन का मास कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg, जिस जो इस 0.1 kg बोले तो 100 ग्राम, उसके आगे ये बहुत बड़ा नंबर है, 100 ग्राम बहुत बड़ा है इसके आगे, तो वेवलेंथ एक्चुअली बहुत कम आने वाली। फॉर्मूला वही लगेगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एमवी। जहां कोई मैटर है उसकी वेव निकालने के लिए तो यही वेवलेंथ का फॉर्मूला है, डी ब्रॉगली, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एमवी। तो आपके नोट्स ऐसे बनने चाहिए कि आपने लिख दिया मैटर वेव, सीधा मैटर वेव ऑल्सो नोन एज डी ब्रॉगली वेव, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एमवी। हो गया, ये टॉपिक खत्म हो गया पूरा, ताकि हमें बस यही याद रखना पड़े। बाकी इसका एकदम डीप में तो हम पढ़े ही रहेंगे, एक बार रिवीजन तो हमें शॉर्ट करना होता है ना, वही चीज वापस होना पड़ोगे कि एक एक लाइन बाय लाइन पढ़ोगे क्या रिवीजन में, ठीक है। तो अभी हो जाएगा ना 6.626 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइड बाय मास इज, हॉकी बॉल का मास कितना है 0.1 एंड मूविंग विद दिस वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी सेम है 4.37 इंटू 10⁵ निकल जाएगा ये अब। क्वेश्चन नंबर 60 था, 62 मैंने होमवर्क दिया था ना। कौन कौन से ऑर्बिटल है ये आइडेंटिफाई किए हैं क्या? व्हाट ऑर्बिटल्स आर दिस? पहला वाला क्या है 4d, कैसे पता चला? n का वैल्यू 4 और l इज इक्वल्स टू 2 करस्पॉन्ड्स टू d सबशेल। l इज इक्वल्स टू 0 का मतलब होता है s, 1 का मतलब होता है p, 2 का मतलब d और 3 का मतलब f, है ना? तो उस हिसाब से पहला वाला आपका 4d है, दूसरा क्या है 3d है, तीसरा 4p है, चौथा 3d है, पांचवा 3p है और लास्ट 4p है। आपको इसको कैसे अरेंज करना है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज? सबसे कम एनर्जी किसकी होगी? हाँ 3p की, ठीक है 3p, उसके बाद 3p एक ही है ना, हाँ फिर 3d, पर 3d दो है हमारे पास, है ना, ये भी है और ये भी है। एक्चुअली मैंने उसको उस इसके नंबर के अकॉर्डिंग सजाता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले कौन आएगा 3p किसका है 5 वाले का, फिर 3d वाले दो है ना, दोनों की एनर्जी सेम है बिकॉज 3d के दोनों ऑर्बिटल्स कैसे हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ऐसे ही 4p भी दो है, इनकी भी एनर्जी सेम होगी, तो इसके बाद अपन क्या लिख देंगे कि 2 और 4 वाले की एनर्जी सेम है, 2 और 4 वाले की एनर्जी क्या है सेम, करेक्ट। इससे ज्यादा एनर्जी किसकी है 4p, 4p भी दो है 3 एंड 6, और लास्ट क्या है 4d, 4d मतलब 1। तो इसका आंसर ऐसे लिखेंगे अपन, ठीक है। ठीक है, कोई डाउट इसमें? ये अपना ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले होता है 1s, उससे ज्यादा एनर्जी होती है 2s की, उससे ज्यादा एनर्जी होती है 2p की, फिर 3s होता है, फिर 3p होता है, फिर 4s, फिर 3d, फिर 4p, फिर 5s, देन 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, फिर ऊपर आ गए 7s, 5f, देन 6d एंड 7p। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे चार कहां कहां पर है, सबसे कम आपने 3p बोला था ना, ये रहा सबसे पहले 3p है, उसके बाद फिर 3d है, फिर 4p है और 4d सबसे ज्यादा एनर्जी वाला है। बस इन्हीं चारों को उठा के लिख दिए, ठीक है। ये ऑफ बॉब प्रिंसिपल से लिखे थे ना अपन, ऑफ बाउ, ऑफ बॉब प्रिंसिपल ने ये कहा था कि ऑर्बिटल्स कैसे फिल होंगे इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी, जिसकी एनर्जी सबसे कम है वो ऑर्बिटल सबसे पहले भर आएगा एंड देन हायर ऑर्बिटल्स में हम इलेक्ट्रॉन्स का फिलिंग करेंगे, ठीक है। ये हो गया क्या? कितने कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन आए?
ये तो मैंने आपको बता दिया था। इसमें कितने आ रहे थे? 3। इसमें कितने हैं सिलिकॉन में? सिलिकॉन में 2, ओके। क्रोमियम में 6, एक 4s में और 5 3d में। आयरन में 4 आया और क्रिप्टन में 0 होगा। चलो एक आध करके देखते हैं। फास्फोरस मैंने उस दिन बता दिया था। सिलिकॉन करते हैं, सिलिकॉन, ठीक है। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14, 14 इलेक्ट्रॉन बैठाने हैं। ऑर्डर यही फॉलो करेंगे। कौन सा वाला ऑर्डर? ये जो लिखा हुआ है ना, तो इसको लिखते हैं। चलो, तो 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन बैठ गए 1s में, फिर 2s2, 2p6 एंड 3s कितना? 10 तो हो चुका है ना ये 2 और फिर 3p2 हो गए 14। 2 2 4 6 10 11 12 13 14। डन। अब अनपेयर ढूंढना है ना, कितने पेयर अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आप इसको बना लोगे तो इसके तो दोनों पेयर्ड है इलेक्ट्रॉन दोनों। और 3p में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3, जिसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। तो ये रहा 1, ये रहा 2। अगर आपको हुंस रूल नहीं पता होगा तो आप क्या करोगे? आप दोनों इलेक्ट्रॉन को इसी में बैठा दोगे और बोलोगे सर 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये हो जाएगा क्या? गलत। हुंस रूल ने क्या बोला था कि अगर दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है तो पहले आप उनकी सिंगल ऑक्यूपेंसी करोगे। एक बार तीनों ऑर्बिटल का सिंगल सिंगल ऑक्यूपेंसी हो गया, उसके बाद पेयरिंग होना चालू होगा। तो यहां पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्रोमियम में 6 कैसे हो गए? क्योंकि क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है 24। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं अगर अपन, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 लिखते पहले, बाद में है 4s2, पर पहले क्या लिखते हैं? 3d5, 4s1। ये एक एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन था, याद आ रहा है? इसके अलावा और किसका था एक्सेप्शनल? कॉपर का, जिसका एटॉमिक नंबर 29 है। समझना एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन का मीनिंग क्या है, क्यों ऐसा हुआ। वरना अकॉर्डिंग टू ऑब्बो प्रिंसिपल 3p6 के बाद 4s2 का दोनों इलेक्ट्रॉन 4s में जाना चाहिए था और 3d में 4 जाना चाहिए था। क्योंकि हमने ऑर्डर क्या पढ़ा है? 4s पहले आता है, 3d बाद में आता है। तो उसके अकॉर्डिंग 4s में 2 इलेक्ट्रॉन चले जाने चाहिए थे। फिर 3d में कितने? 4 ही बचते। 24 है ना इलेक्ट्रॉन, तो 24 इलेक्ट्रॉन में कितने भर चुके थे? यहां तक देखो, यहां तक कितने भर चुके थे? 2 2 4 6 10 11 12 12 6 18, यहां तक 18 हो चुके थे। अगला ऑर्बिटल हमारा 4s आता है, तो उसमें 2 जाते तो 20 होता, बचते कितने? 4। तो वो जाने चाहिए 3d में। तो एक्चुअली में कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होना चाहिए था। बट इसमें क्या होता है, हमारा एक ट्विस्ट क्या था कि 4s के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं और 3d में जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं, ध्यान से सुनना जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं ये वाला कंसेप्ट, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड या एग्जैक्टली फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस। तो यहां क्या हो रहा है, 4s से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर आ जा रहा है। ऐसा करने से होगा क्या? 3d के पांचों ऑर्बिटल आधे आधे भरा जाएंगे। 3d के पांचों ऑर्बिटल आधे आधे भरा जाएंगे, विच इज अ मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन देन दिस। इसलिए कॉन्फ़िगरेशन ऐसा ना होकर के कैसा है, 3d में 5 और 4s में 1। भराया पहले 4s है पर लिखते पहले 3 है। ये लिखने का तरीका होता है बस। बाकी आपने भरा तो पहले किसमें है? 4s में। किसमें भरा है पहले? 4s में, फिर 3d भराया है कि 4s में 2 इलेक्ट्रॉन डाले और बचा 4 इलेक्ट्रॉन 3d में गया, बट इसका एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 3d में आ गया ताकि वो हाफ फिल्ड हो जाए सारे के सारे। सेम चीज कॉपर में भी हमने देखी थी। कॉपर का एटॉमिक नंबर था, कॉपर का एटॉमिक नंबर था 29। तो अगेन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, यहां तक 18 भरा गए। 4s2, 3d9, ऐसा होना चाहिए था। 18 19 20 20 और 9 29।
ऐसा होना चाहिए था, बट अभी क्या होगा देखो अगेन, 4s के जो 2 इलेक्ट्रॉन है और 3D में 9 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर ये जम करके इधर आ जाएगा तो ये एग्जैक्टली फुलफिल्ड हो जाएगी, विच इज अ मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। इसलिए कॉपर में भी एक्सेप्शन क्या था, ये ना हो करके कॉन्फ़िगरेशन कैसा है 4s1 और 3d10, ना कि 3d9। तो ये दो एक्सेप्शंस याद रखेंगे, हमारे फोर्थ पीरियड के एक्सेप्शन है। ऐसे एक्सेप्शंस और नीचे भी आएंगे, अभी फिलहाल ये दोनों याद रखिए, क्रोमियम 24 एंड कॉपर 29 एटॉमिक नंबर्स, इनमें आपका क्या आता है एक्सेप्शन। समझ रहे हैं क्या? ठीक है, तो समझ गया ना कि क्रोमियम में 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन कैसे हो गए, देखिए एक जम करके इधर आ गया, तो एक अनपेड 4s में है और 5 अनपेड 3d में है, तो 5 + 1 6। क्लियर है ये? क्रिप्टन में एक भी नहीं है, क्योंकि क्रिप्टन एक नोबल गैस है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये छो में, छो को अपन इनर्ट गैस बोलते हैं ना, नोबल गैस, बिकॉज इनका आखिरी शेल फुल बोलते थे अपन, जब तक अपन 9th में पढ़ते थे इस चीज को, तभी बोलते थे ना ये रिएक्ट नहीं करते। तो यहां पर इनके सारे ऑर्बिटल्स फुल्ली फिल्ड होंगे, जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे वो फुल्ली फिल्ड होंगे, किसी भी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ठीक है, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 36। एटॉमिक नंबर क्या होता है इसका 36। तो हम इनको फिल करना चालू करेंगे तो कितना होगा, यहां तक तो चलो सेम रखते हैं 18 तक, 3p6 तक, उसके बाद ये भी पूरा भरा जाएगा आपका और ये भी पूरा भर जाएगा, 3d10 पूरा भर गया, उसके बाद फिर 4s2 भी पूरा भर गया और 4p6, ये हो गया हमारा 36 पूरा। समझ रहे हैं क्या? तो सारे के सारे फुलफिल्ड है। यहां 6 होने का मतलब क्या है, तीनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन है। यहां 2 होने का मतलब क्या है, एक में दोनों इलेक्ट्रॉन है। यहां 10 होने का मतलब क्या है, पांचों में 2-2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इस तरीके से देयर आर नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन क्रिप्टन। क्लियर है ये? ठीक है, चलो, तो यही था ना लास्ट होमवर्क बस। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखना ये वाला क्वेश्चन। If A0 is denoted as the Bohr radius of hydrogen atom, then what is the de Broglie wavelength of the electron present in second orbit of hydrogen atom? सेकेंड ऑर्बिट पूछ रहा है, रेडियस का फॉर्मूला बताइए जल्दी से, क्या होता है रेडियस का फॉर्मूला? Rn इज इक्वल्स टू, क्या लिखे हैं, A0 इंटू जेड, जेड नीचे है क्या, एन स्क्वायर ऊपर होगा, देखो एक बार, एन स्क्वायर अपॉन जेड, A0 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, ये बोर का रेडियस का फॉर्मूला है। ध्यान देंगे जिन्होंने नहीं पढ़ा ये वाला टॉपिक, बोर ने क्या बोला था कि बीच में न्यूक्लियस है, आजू बाजू ऑर्बिट्स हैं, और ऑर्बिट्स को नाम भी दिए थे, नंबर भी दिए थे, के एल एम एन, एन इज इक्वल्स टू 1, एन इज इक्वल्स टू 2 3 4 एंड सो ऑन। और उन्होंने 4 फॉर्मूले दिए थे, उसमें एक फॉर्मूला रेडियस का था, एक फॉर्मूला एनर्जी का था, कि हर ऑर्बिट की एनर्जी कितनी है, उसका फॉर्मूला En कुछ था। फिर हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहे हैं उसकी वेलोसिटी कितनी है, और उनका एंगुलर मोमेंटम कितना है। मोमेंटम तो स्ट्रेट वाला होता है, लीनियर मोमेंटम, अब ये तो घूम रहे हैं तो इसका क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम। तो ये ऐसे 4 फॉर्मूले थे। हमको क्या बोल रहा है ये, कि आपको Rn रेडियस दिया हुआ है, A0 इज दी रेडियस, बोर रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो एक ही शेल होता है, तो उसका रेडियस दिया हुआ है। आपको बताना है कि हाइड्रोजन एटम का जो सेकेंड ऑर्बिट होगा, देखो हाइड्रोजन एटम के पास बहुत सारे ऑर्बिट है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हैं, बट इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में ही है। इलेक्ट्रॉन कहां पर है, फर्स्ट ऑर्बिट में, वही उसका ग्राउंड स्टेट है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होगा उसका, जब वो जम करके n इज इक्वल टू 2 में चला जाएगा। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट क्या होगा, जब वो जम करके 1 से 3 में चला जाएगा, एंड सो ऑन। मतलब ऑर्बिट बहुत सारी हैं, पर इलेक्ट्रॉन कहां मिलेगा आपको, फर्स्ट में मिल जाएगा। हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, बट सेकेंड का रेडियस पूछ रहा है, और उसमें क्या पूछ रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन वहां होगा तो वहां पर उसकी वेवलेंथ क्या होगी, लैम्डा। ठीक है, तो एक बार मुझे इसका ही फॉर्मूला बताओ, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, mvr इज इक्वल टू, क्या लिखे थे अपन,
एन एच अपॉन 2 पाई, ऐसा कुछ लिखे थे। क्योंकि देखो यहां पे अपना इन दोनों के हेल्प से अपन लैम्डा निकालेंगे, सुन रहे हैं क्या? देखिए आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालने बोला, लैम्डा की वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ ए नॉट। ठीक है, देखो कैसे कर सकते हैं अपन। लैम्डा क्या होता है? लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी, यस और नो? डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला यही होता है। तो इधर से अगर मैं एम वी को नीचे लेके आऊं और 2 पाई को ऊपर लेके जाऊं, देख रहे हो क्या? 2 पाई को इधर, एम वी को नीचे, तो क्या दिखेगा आपको यहाँ पे? 2 पाई आर नॉट, वही जो आर नॉट नहीं, आर एन इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन एम वी, करेक्ट? ऐसा दिखेगा। देखो मैं ये फॉर्मूला क्यों लिया हूं, क्योंकि मुझे यहां से एच बाय एम वी मिल रहा है, जिसको अपन लैम्डा से रिप्लेस कर सकते हैं। लैम्डा लेके तो आए, तब तो आप वैल्यू निकालोगे ना लैम्डा की इन टर्म्स ऑफ ए नॉट। देखो ना, हर आपके ऑप्शन में ए नॉट के टर्म्स में आपको लैम्डा का वैल्यू निकालना है। तो ए नॉट वाला इक्वेशन तो है मेरे पास आर एन का, आई हैव द इक्वेशन ऑफ आर एन जिसमें ए नॉट होता है, बट लैम्डा कहां से लेके आएंगे? तो यहां एम वी, एच अपॉन एम वी से लैम्डा आ जाएगा। 2 पाई आर एन इज इक्वल्स टू क्या आया? एन लैम्डा। दिख रहा है क्या? 2 पाई आर एन इज इक्वल्स टू एन लैम्डा। यही से चालू करते हैं। 2 पाई आर एन इज इक्वल्स टू एन लैम्डा, और आर एन की वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या है आर एन की वैल्यू? 2 पाई, व्हाट इज आर एन? ए नॉट एन स्क्वायर अपॉन जेड, जो कि हाइड्रोजन के लिए क्या होता है? जेड की वैल्यू 1 होती है। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। व्हाट इज जेड? एटॉमिक नंबर। इसको रिप्लेस कर देंगे एन लैम्डा। ये वाला एन कौन सा है? ऑर्बिट का नंबर, विच इज सेकेंड ऑर्बिट। तो पुट कर देते हैं यहाँ पे फॉर्मूले में 2। तो 2 का स्क्वायर इंटू 2 कितना हो जाएगा? 8। 8 पाई ए नॉट, जेड की वैल्यू तो 1 हो गई, ये एन को इधर भेज दो, ए नॉट है ना वो, सॉरी, इज इक्वल्स टू लैम्डा। ये आ गया हमारा आंसर, ऑप्शन ए। दिख रहा है क्या? शुरुआत कहां से करी हमने? ध्यान देना, हमने शुरुआत करी आर एन के फॉर्मूले से। आर एन का फॉर्मूला लिखिए, जहां पे ए नॉट आता है ए नॉट एन स्क्वायर अपॉन जेड, जहां पे ये एन का वैल्यू क्या होता है? ऑर्बिट नंबर। एन क्या होता है? ऑर्बिट का नंबर, जो कि यहां पे किसके लिए बोला है? सेकेंड ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी? देखो इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी हो तो वो वेव तो बनाएगा ना, इलेक्ट्रॉन का तो वेव होगा ना, राइट? अब वो इलेक्ट्रॉन का जो वेव है उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, ये पूछ रहा है इन द सेकेंड ऑर्बिट। ठीक है, तो उसके लिए अपन क्या किए? पहले आर एन का फॉर्मूला निकाले, क्योंकि उसी में ए नॉट वगैरह आता है, और लैम्डा से रिलेट करने के लिए मैंने एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला लिख दिया। ये किसका फॉर्मूला है? एंगुलर मोमेंटम। और यहीं से अपन ने एमवी को नीचे लेके आए, है ना? तो 2 पाई आर एन बराबर क्या आ गया? एन लैम्डा। अब आर एन का वैल्यू आप पुट कर दो यहां पे, है ना, और एन इज इक्वल्स टू 2 डाल दीजिए यहां पर, तो आपको मिल जाएगा 8 पाई ए नॉट अपॉन एन इज इक्वल्स टू लैम्डा। क्लियर है? तो ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखो। ये क्लियर है ना सबको? पढ़ो वाला क्वेश्चन। पढ़े? पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है आपको? इट इज इम्पॉसिबल टू स्पेसिफाई साइमल्टेनियसली विथ आर्बिट्ररी प्रिसिशन बोथ द लीनियर मोमेंटम एंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। ये तो हमारा हेजनबर्ग प्रिंसिपल ही है, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यही तो बोलता है कि आप एक समय पर, है ना, मोमेंटम, मोमेंटम एंड पोजीशन किसकी? इलेक्ट्रॉन की, किसी पार्टिकल की नहीं निकाल सकते विथ
फुल प्रिसिशन या एक्यूरेसी, बिना किसी गलती के या बिना किसी मिस्टेक के, एक्यूरेसी के बिना आप इन दोनों को एक साथ साइमल्टेनियसली कैलकुलेट नहीं कर सकते। कुछ ना कुछ इनएक्यूरेसी दोनों के मेजरमेंट में आती है, और वो इनएक्यूरेसी को अपन किससे डिनोट करते थे? डेल एक्स होता था हमारा इनएक्यूरेसी इन पोजीशन, एंड डेल पी होता था इनएक्यूरेसी इन मोमेंटम। और इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होती थी? एच अपॉन 4 पाई। ये है हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का मैथमेटिकल स्टेटमेंट, जिसको अपन और कैसे लिखते थे? ये डेल पी है, पी मतलब मोमेंटम होता है। मोमेंटम क्या होता है? एम इंटू वी। मोमेंटम क्या होता है? एम इंटू वी, जिसमें हमको पता है कि जब बॉडी चल रही होगी तो मास थोड़ी ना चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगी। तो आप इसको एक और चीज लिखे थे, इस पी को आपने एम इंटू वी में ब्रेक कर दिया था, ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। फिर इस एम को बाहर निकाल लिया था, क्योंकि एम तो चेंज होगा नहीं। डेल मतलब क्या है? वो चेंज है, इनएक्यूरेसी। तो डेल एक्स बराबर इंटू डेल वी आता था हमारा एच अपॉन 4 पाई एम। ये भी लिख सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? इफ द अनसर्टेनिटी, ये अनसर्टेनिटी तो है, अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन इन द मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम। If the uncertainty in the measurement of position and uncertainty in the measurement of momentum are equal, मतलब कि del p बराबर del x, अगर ऐसा है for an electron, then the uncertainty in the measurement of velocity is, ये प्रूव करना है। क्या ये अगर आ रहा है तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो अपन अपने इक्वेशन में ही del x की जगह क्या डाल देते हैं? del p, क्योंकि दोनों बराबर है। यही तो पूछा ना। फर्स्ट स्टेटमेंट तो श्योर है, करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं, उसके लिए अपन को प्रूव करना पड़ेगा। सुन रहे हैं क्या? तो प्रूव करने के लिए क्या हमारे पास कंडीशन है कि डेल एक्स और डेल पी बराबर है, तो मैंने दोनों जगह डेल पी डाल दिया, करेक्ट है। और क्या लिखा है अपन ने? ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। यहां तक ठीक है। अगेन अपन को पूछा क्या है? ये वेलोसिटी के लिए पूछा है, तो मैं इसको एम इंटू वी कर देता हूं। हाँ है ना? दोनों क्या हो जाएगा? एम इंटू वी, एम इंटू वी हो जाएगा, तो एम स्क्वायर बाहर ले लेते, नीचे भेज देंगे। क्या बचेगा? डेल वी का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम स्क्वायर। यस और नो? ज्यादा कोई डाउट? मैंने दोनों पी को एम इंटू वी लिख दिया। क्या लिख दिया मैंने? दोनों पी को एम इंटू डेल वी, एम इंटू डेल वी, दोनों एम एम स्क्वायर आकर नीचे आ गए, और वहां क्या बचा? डेल वी का स्क्वायर। अब इधर भेज दो, अंडर रूट करेंगे तो क्या आएगा? डेल वी ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट में एच अपॉन 4 पाई एम स्क्वायर, जिसको अगर आप बाहर निकालोगे तो m बाहर आ जाएगा, 2 भी बाहर आ जाएगा। सही लिखा है ये? यानी कि अंडर रूट में h और पाई रह जाएगा, और बाहर आ जाएगा 1/4। बाहर आएगा तो बाहर आएगा तो 2, एम स्क्वायर बाहर आएगा तो m। तो करेक्ट है सेकंड स्टेटमेंट भी, यानी कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। क्लियर है ना? फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारा लॉ ही है, प्रिंसिपल है वो, तो वो तो हम सही कर लेंगे। सेकंड वाले में हमको लगेगा कि अरे क्या लिखा हुआ है, हम डर जाएंगे, बट कुछ नहीं है उसमें भी। आपको बस वो कंडीशन लगानी है कि दोनों की अनसर्टेनिटी क्या है? बराबर है, और फिर उसको पुट कर दो अपने इक्वेशन में, और बस उसको सॉल्व करके आपको निकालना क्या है? अनसर्टेनिटी इन दी मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी, यानी कि आपको डेल वी निकालना था, तो डेल वी निकाल लिया अपन ने। ठीक है, तो इसको ना आप लोग ऐसे पूरा मत नोट करो, आप लोग नोट करके ना सिर्फ इतना लिख लो यहां से, इफ द अनसर्टेनिटी इन द measurement of position and uncertainty in the measurement of momentum are equal, then the uncertainty in the measurement of velocity is इतना। और इसको सॉल्व करके दिखा दो यहां से यहां तक। पूरा मत लिखो स्टेटमेंट वन क्या है, स्टेटमेंट टू क्या, नो नीड टू राइट द क्वेश्चन। नोट करके ये चीज यहां से लिख लो बस, कि अगर दोनों की अनसर्टेनिटी बराबर होगी तो अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट में h अपॉन पाई इंटू 1/2m। लिख लो इसको।
हो गया। Yes, sir. ये पूनम चंद्राकर कौन है? अच्छा, त्रिशा। Yes, sir. चलो बढ़ो आगे। चलिए देखिए नेक्स्ट। इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, which of the following orbital described by the three quantum numbers will have the same energy in the absence of electric and magnetic fields? A, B, C, D, E। 5 इलेक्ट्रॉन्स के आपको क्वांटम नंबर दिए, वो भी तीन तीन क्वांटम नंबर दिए। कौन कौन से? N, L एंड M। वैसे ही सेकेंड इलेक्ट्रॉन का भी N, L, M दिया हुआ है। थर्ड इलेक्ट्रॉन का, फोर्थ का, फिफ्थ का। आपको बताना है कि इनमें से किसकी एनर्जी, एनर्जी बोला है ना, हाँ, सेम एनर्जी किसकी किसकी होगी। तो पहले तो ऑर्बिटल लिख के देख लो, है ना। पहले वाले का क्या क्या ऑर्बिटल है, जल्दी बताओ। वन है, वन, वन एस। पहले वाले का क्या है? वन एस। हाँ, बी वाले का बताओ कौन से ऑर्बिटल में है इलेक्ट्रॉन? टू एस। ओके ठीक है। सी वाले का? टू पी। हाँ, टू पी। डी वाला? थ्री डी। हाँ, और ई वाला वो भी थ्री के डी में ही है। तो इन दोनों की एनर्जी सेम होगी। डी जनरेट है ना ये दोनों। कोई शुरू में बी एंड सी बोला था? कौन बोला? आप बोले थे। बी एंड सी क्यों भाई? अलग अलग एनर्जी होगी ना इनकी। तो ये क्या होगा? इन ये दोनों क्या होते हैं? डी जनरेट ऑर्बिटल्स। इसकी डेफिनेशन लिखे किसी ने नोट्स में? ये होना चाहिए, क्योंकि आप लोग ये भूल जा रहे हो। मैं पिछले बार भी पूछा था कि व्हाट डू मीन बाय, मतलब उन ऑर्बिटल्स को क्या बोलते हैं जिनकी एनर्जी सेम होती है? दे आर नोन एज डी जनरेट ऑर्बिटल्स। जिसमें एस का कोई रोल नहीं, क्योंकि एस के पास तो एक लौता ऑर्बिटल है। पी के पास जो तीन है वो तीनों सेम होते हैं। डी के पास जो पांच है वो पांचों सेम होते हैं एनर्जी में। और एफ के पास तो सात ऑर्बिटल है, वो सातों एनर्जी में सेम होते हैं। यही कहलाते हैं डी जनरेट ऑर्बिटल्स। ठीक है, इसको देखो। Which of the following is or are not correct with respect to energy of atomic orbital of hydrogen atom? ए क्या बोल रहा है? वन एस लेस देन टू पी लेस देन थ्री डी। नहीं, वहां गड़बड़ हो गया ना। फोर एस की एनर्जी कम होती है। क्या बोलते? ये गड़बड़ हो गया ना यहां पर। फोर एस की एनर्जी कम होती है, थ्री डी की ज्यादा होती है। तो ये तो गलत है। तो यहाँ क्या बोल रहा है? नॉट करेक्ट बोल रहा है ना। ठीक है, बाकी देखो एक बार और, दूसरे भी पढ़ो। सेकंड भी तो गलत दिख रहा है। टू एस टू पी एंड थ्री एस थ्री पी। फिर वन एस टू एस टू पी। आप लोग एनसीआरटी लाए हो क्या? निकालना एक बार एनसीआरटी। नहीं लाए हो?
जो लाए हैं पेज नंबर 60 में देखना, है ना, पेज नंबर 60 बीच में रखो। ये भी तो है ना बुक? हाँ, अच्छा कॉपी है। आप लोग के बीच में है बुक? लास्ट पेज, लास्ट बेंच में भी नहीं है क्या? उसमें है क्या? फोन में है एनसीईआरटी? मैं एक सेकंड इसमें डलवाता हूँ, रुको एक सेकंड।